नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 10 जुलाई को हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए यहां से करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। तो वहीं नामांकन से पहले रोड शो निकाला गया और इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल रहे। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी आज नामांकन किया। उन्होंने नामांकन के मौके पर जिला के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी की जिला अध्यक्ष रमेश और पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी ने यह कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उन्हें फतह हासिल हुई है, ठीक उसी प्रकार बद्रीनाथ उपचुनाव में भी वो रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, क्योंकि आमजन केंद्र और राज्य सरकार के विकास की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से जनता खुश है। कि अभी जब लोकसभा के चुनाव आए तो राजेंद्र भंडारी जी ने यहाँ से इस्तीफा इसलिए दिया कि मोदी जी ने जितना काम जो है चमोली जिले के लिए किया है और उत्तराखंड सरकार ने भी चमोली जिले के लिए जो जो काम हो सकते थे वो सब किए और इसलिए वो मोदी जी से प्रभावित होके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और मैं अभी तक जहाँ जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने मन बना लिया है कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए। और अब 10 जुलाई को जैसे यहाँ के चुनाव होंगे, तो जैसे यहाँ से राजेंद्र भंडारी जी विधायक बनेंगे तो जो भी काम रह गए थे वो अब बहुत तेज गति से पूरे हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि मंगलौर के इस महाभारत में कौन कौन आमने सामने है। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से हैं और इनके सामने करतार भड़ाना, और बद्रीनाथ से इस महामुकाबले में कांग्रेस से लखपत बड़ोला और बीजेपी से राजेंद्र भंडारी आमने सामने हैं। तो आपको बता दें कि मंगलौर की इस महाभारत में काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से, करतार सिंह भड़ाना बीजेपी से। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस, करतार भड़ाना बीजेपी, दोनों आमने सामने हैं इस उपचुनाव में। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ के महामुकाबले में लखपत बड़ोला कांग्रेस से हैं और राजेंद्र भंडारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव में हैं। और त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो काजी निजामुद्दीन कांग्रेस, उबैदुर रहमान बीएसपी और करतार भड़ाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर यह प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बताया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आज मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन करने पहुंचे काजी ने यह कहा कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि बीजेपी को मंगलौर विधानसभा जिले और पूरे राज्य में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा जिसको वो मंगलौर विधानसभा से चुनाव में उतार पाते। जो कमी रही थी हम लोगों ने उस पर अपनी चर्चा की। मेरे भाई वीरेंद्र जाति जी यहाँ हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, जितेंद्र पवार जी, ओम सिंह पवार जी, हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा की और जो कमियां थी उन कमियों को हमने दूर करने का प्रयास किया। और हमारे उस कमी को आपने लोकसभा के नतीजों के रूप में देखा होगा। लगभग 60% वोट मंगलौर में कांग्रेस पार्टी को मिला है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, हर चुनाव एक चुनौती होती है। हर प्रत्याशी को हम गंभीरता से चुनौती पूर्वक रूप से लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बड़बोलापन नहीं करते और ना कोई हल्की बात करते। सभी प्रत्याशी गंभीर हैं हमारे लिए। पूरा चुनाव को हम गंभीरता से लेंगे। तो उपचुनाव के लिए सियासी दंगल और तेज हो गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन और शक्ति प्रदर्शन करके अपनी अपनी जीत के दावे जनता के सामने कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या फिर पार्टी के दूसरे दिग्गज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में हरिद्वार और चमोली दोनों जगह मौजूद रहे।
उपचुनाव के लिए सियासी दंगल और तेज हो गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन और शक्ति प्रदर्शन करके अपनी अपनी जीत के दावे जनता के सामने कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या फिर पार्टी के दूसरे दिग्गज, बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में हरिद्वार और चमोली दोनों जगह पे मौजूद रहे। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में एक बार फिर मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने अपना नामांकन कर दिया और अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी नामांकन करने की तैयारी कर चुके हैं। जबकि सबके आकर्षण का केंद्र बन रही मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कर दिया। शक्ति प्रदर्शन के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता को भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि अब विकास के साथ जुड़ने का वक्त आ गया है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अभी तक चाहे बद्रीनाथ की सीट हो या मंगलौर की विधानसभा सीट हो, दोनों ही जगहों पर विपक्षी दलों के विधायक थे, जिनके द्वारा विकास के कामों में क्षेत्र के विकास की उपेक्षा हो रही थी। लेकिन अब डबल इंजन दौड़ेगा और दोनों ही क्षेत्रों में विकास होगा। इस विधानसभा के चुनाव में क्योंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में अपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार तेजी से जैसे पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा भी अब विकास का पहिया वहां भी तेजी से आगे बढ़ेगा। विकास के क्षेत्र में हर वो काम होंगे जो अभी तक रुके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव में शानदार जीत के साथ आने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पे कमल खिलेगा। निजामुद्दीन जी मंगलौर की जनता से जुड़े हुए नेता हैं, मंगलौर के विकास में उनका बड़ा योगदान है और उनकी वो पारंपरिक सीट भी है और निश्चित तौर पर आप देखिए कि जनता में उनकी लोकप्रियता है। लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं विकास कार्यों को लेकर के। कांग्रेस पार्टी जिसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और वहां का जो सामाजिक गणित है वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। और लोकसभा चुनाव में अभी आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की वहां पर इतनी ज्यादा लीड है कि किसी को भी उसे कवर करने के बारे में 10 बार सोचना पड़ेगा, पापड़ बेलने पड़ेंगे। जंग दिलचस्प है, अब देखना होगा कि जंग कौन जीतता है, मगर इतना जरूर है कि मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी धीराज सिंह गारब्याल ने उपचुनाव के लिए जिला कार्यालय में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम और मतगणना सेंटर का निरीक्षण किया। जिला चुनाव अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे चाक-चौबंद की जाए कि परिंदा भी पर न मार सके। उन्होंने अधिकारियों को स्ट्रांग रूम निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही बनाने के निर्देश दिए। आगे उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश भी दिए। तो स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बैठक ली, जिसमें सत्यापन अभियान तेज करने, कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी करने के साथ साथ कई निर्देश जारी किए हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता ने। देखिए। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों वालों को अब ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ साथ पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर बाहर का राज्य वाला व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदेगा तो उसका बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। और साथ साथ क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लगातार जिस तरह से हत्याकांड देहरादून में हुआ है, उसके बाद लोगों की ये मांग है कि जो लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी है वो उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को ये भी आदेश दिए हैं कि जो सत्यापन अभियान है उसे तेज़ किया जाए, जो लोग बाहर के आगे जो राज्य से रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ। अब देखना होगा क्या इस कदम से जो आने वाली घटनाएं हैं या फिर अधिकतम जो घटनाएं देखने को मिल रही है उस पर रोक लगेगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो वहीं रायपुर क्षेत्र के डुभाल चौक के पास प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम धामी ने कहा था कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी, कारोबार और बदमाशों से ताल्लुकात रखने वालों की जांच की जाए। तो वहीं नगर निगम एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी है। इस घटना को लेकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने यह कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की जमीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। तो विश्व योग दिवस को लेकर भाजपा संगठन धूमधाम से इस दिवस को यानी विश्व योग दिवस को मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां आदि कैलाश पार्वती कुंड में योग करेंगे, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार हल्द्वानी में मौजूद रहेंगे, तो वहीं जिला अध्यक्ष जिलों में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि मंडल स्तर पर भी योग कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने यह बताया कि विश्व योग दिवस को पिछले 10 वर्षों से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगठन स्तर पर इसे बड़ा रूप दिया जा रहा है, जिससे देश और दुनिया में योग को एक नई पहचान मिल जाए। बूथ स्तर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष योग दिवस को बहुत भव्य तरीके से जो है मनाती आई है, इसका आयोजन करती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने योग दिवस के कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम होने, प्रत्येक बूथ पर जो है इस कार्यक्रम को तय करने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया था और उसके क्रियान्वयन के लिए 1 हफ्ते से लगातार बैठकें भी हुई हैं और लगातार जो है पदाधिकारी अपना काम भी कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। कल भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी किसी एक बूथ पर रहेंगे, माननीय संगठन महामंत्री जी हल्द्वानी में रहने वाले हैं। ऐसे अन्य पदाधिकारी जिला अध्यक्ष जो अपने जिलों में जो कार्यक्रम कराएंगे, मंडल अध्यक्ष मंडलों में होंगे और प्रत्येक बूथ स्तर पर योग का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया जा रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ वह अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने सतपाल महाराज की लगातार बैठक और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने पर तंज कसते हुए यह कहा कि सतपाल महाराज बीजेपी के अन्य मंत्रियों से बेहतर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सतपाल महाराज कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते हैं और कांग्रेस हमेशा से ही देश और राज्य की प्रगति के विषय में सोचती है और कार्य करती है। पृष्ठभूमि के मंत्री हैं, वो ना मीटिंग ले रहे हैं, ना वो कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हुआ हो चाहे दूसरा हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई कांग्रेस पृष्ठभूमि का, जिसने कांग्रेस की पाठशाला में शिक्षा दीक्षा ली है, उसका ध्यान विकास की ओर हो ही जाता है। और सतपाल महाराज भी उसी लहजे में काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस में थे। आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। ये अच्छी बात है, लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। तो अगली खबर डीडी हाट से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीडी हाट की प्रसिद्ध मिठाई खींचुआ का स्वाद लेते हुए स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। दरअसल प्रदेश के कृषि कल्याण और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ प्रवास पर वो हैं और मंत्री गणेश जोशी ने नेगी मिष्ठान भंडार के ऑनर और स्थानीय व्यापारियों का हालचाल जाना और लोगों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक भी लिया। गौरतलब है कि खेचुआ एक तरह की मिठाई है जो सिर्फ डीडी हाट में बनती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां बिल लाओ इनाम पाओ से प्रदेश के लाखों लोगों को इनाम मिल रहा है। सभागार कक्ष में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत मार्च 2024 के भाग्यशाली विजेताओं के लकी ड्रॉ निकाले गए। तो बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 1500 विजेताओं ने, इसमें 500 विजेताओं को स्मार्टफोन, 500 विजेताओं को स्मार्ट वॉच और 500 विजेताओं को ईयरपोड्स बांटे जाएंगे।
साथ ही मंत्री ने यह कहा कि योजना का अंतिम लकी ड्रॉ, जो कि 17वां लकी ड्रॉ था, सितंबर 2022 से शुरू हुई महिला इनाम पावर स्कीम का आज अंतिम ड्रॉ यानी 17वां ड्रॉ आज हम लोगों ने यहाँ निकाला है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1500 लाभार्थियों को इसमें इनाम मिलते हैं, 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉचेस और 500 ईयरबड्स हम लोग देते हैं। तो मैं सबको पहले बधाई दे रहा हूँ जिन 1500 लाभार्थियों को ये सब इनाम यहाँ मिल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे इस पूरी स्कीम में 86,905 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी वो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हमारे यहाँ है। और 6,39,057 बिल अपलोड हुए और जिसकी जो बिल मूल्य है लगभग 272 करोड़ के लगभग। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां अल्पसंख्यक आयोग ने जन सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यकों के कई मामलों का निवारण किया। सर्किट हाउस में आयोजित आयोग की जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, अवैध कब्जे और पारिवारिक समस्या के साथ साथ कई जन समस्याएं आई, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के अधिकारियों को तुरंत जन शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। वहां पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को 400 पार का नारा देने वाली भाजपा इस चुनाव में बहुमत जुटाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ा उसे। उन्होंने कहा कि इस बार देश में विपक्ष और मजबूत हुआ है और भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज को बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ने खुलकर मतदान कर जनता को गुमराह करने वाली भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया है। साथ ही आगे उन्होंने यह भी कहा कि आज उत्तराखंड में जिस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है, उसे निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। और हरीश रावत ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के दावे भी किए। इस दौरान हमें भरोसा है कि लोग इस समय उत्तराखंड में लोकतंत्र को शक्ति देने के लिए कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। लोकतंत्र की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, आपने एक ही पहिए में हवा भरे जा रहे, दूसरे पहिए में हवा ही नहीं भरे जा रहे। आपके सवाल कौन उठाएगा? बेरोजगारी का सवाल कौन उठाएगा? महंगाई का सवाल कौन उठाएगा? जो विकास नहीं हो रहा है, अब गांव के अंदर रास्ते खुदे पड़े हैं, कोई ठीक ही नहीं कर रहा। ये बरसात गाँवों की बड़ी कठिन होने जा रही है। बिजली की कटौती से, अघोषित कटौती से सारा राज्य त्रस्त है। पेयजल का संकट है। जंगलों को आग के हवाले कर दिया गया है, गाँवों को गुलदार के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं। 4 धाम यात्रा ठीक से मैनेज नहीं हो रही है। आखिर जब आप विपक्ष की आवाज़ को कुछ ताकत देंगे तभी तो विपक्ष सरकार के ऊपर अंकुश रखेगा, तब तो करेगा। तो हम ठीक तरीके से अपने विपक्ष धर्म को निभाने के लिए जनता से कह रहे हैं कि इन दोनों उपचुनावों में हमको शक्ति दीजिए, हमें विजयी बनाइए, ताकि हम ठीक से लगाम कस सकें, संसद से लेकर के, सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए नामांकन भर दिया। नामांकन से पहले रोड शो निकाला गया। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल रहे। तो देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ कटान का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिलाराम चौक से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक 4 लेन सड़क के निर्माण को लेकर कई 100 पेड़ काटने को लेकर क्षेत्रीय जनता के साथ सामाजिक संस्थाएं भी पेड़ काटे जाने के विरोध में सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मई में राजधानी के खलंगा के जंगल काटे जाने के विरोध के बाद सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था और खलंगा के जंगलों में जिस वाटर टैंक बनाए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर सरकार को उस फैसलों को वापस लेना पड़ा था, उस फैसले में स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि जाम में रुकने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन पेड़ काटे जाने को लेकर
वो तैयार नहीं। उत्तराखंड में जंगलों में बीते दिनों कई जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई, जिससे वन संपदा को बहुत नुकसान देखने को मिला। अपर वन प्रमुख और संरक्षक निशांत वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1265 जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई। साथ ही कई जंगली जानवरों की भी झुलसने की खबर सामने आई। अपर वन प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने यह बताया कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभाग की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रदेश के जंगलों के ऊपर पूरी निगरानी बनाए रखने की कोशिश है। वर्तमान वनाग्नि सत्र में अभी तक जो है कुल 1265 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1747 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और निरंतर रूप से जो है हमारे पास सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से अलर्ट्स प्राप्त होते हैं। दिन में 4 बार अलर्ट्स प्राप्त होते हैं और लार्ज फॉरेस्ट फायर के अलर्ट जो है 2 बार प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास अलर्ट्स आते हैं हम उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिसेमिनेट करते हैं, उनको देते हैं। और जो हमारी क्रू टीम्स हैं वो फिर अपने कमांड एरिया में, जैसे उस कमांड एरिया में अगर कोई अलर्ट आता है उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करती हैं, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हैं। जहाँ जहाँ आग लगी होती है उसको बुझाने की कार्रवाई की जाती है। खबर हरिद्वार से है, जहां अघोषित बिजली कटौती को लेकर पंचपुरी गढ़मीरपुर के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पंचपुरी के ग्रामीणों ने बहादुराबाद के धनौरी विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। विद्युत उपकेंद्र के जेई योगेंद्र रावत ने समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया। द्वारा विद्युत कटौती के संबंध में यहाँ पथरी पावर हाउस पर, धनौरी पावर हाउस पर धरना दिया गया। कांग्रेस की जब सरकार थी प्रदेश के अंदर, कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि विद्युत बाधित होने पर इस तरह का रोटेशन बनाया गया था और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारे जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो अपनी फसल की सिंचाई भी कर सके और किसान को भी दे थी वो उद्योगों को। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि ऊर्जा प्रदेश के अंदर आप 5-5, 7-7 घंटे सारी रात विद्युत बाधित करते हैं और किसी प्रकार के यहाँ पे कोई इसी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई विजन नहीं है किस प्रकार से हमको रोटेशन, जनता को भी दिक्कत ना हो, उद्योगों को भी, किसानों को भी दिक्कत ना हो। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।